स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी फिजिक्स वाली दीदी और हम लोग हैं यहाँ पर अपनी पाठशाला में क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर चल रहा है आईएससी स्पेशल डेडिकेटेड बैच। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपने चार्जेस के बारे में कि चार्जेस कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम आईएससी के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। तो कूलम्स लॉ में कूलम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, तो हम लोग इनको बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो ऐसा क्या दिया था कूलम ने ये बताया कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस आपके किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि व्हेन टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at a distance r, then the force between them is directly proportional to their product of charges and inversely proportional to the square of their distance। ठीक है, और इस तरह से अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये आता है Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ हो जाएगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ओके, वर्क ये क्या है आपका, तो K एक कांस्टेंट है जो कि हमारा क्या कहलाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हमारी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसे आप निकाल भी सकते हैं। तो इनकी यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हो, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी K को आप यहीं पे छोड़ दो और r स्क्वायर को इस साइड ले आओ, Q1 Q2 को डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका F r स्क्वायर बाई Q1 Q2। देखिए यही तो है ना, यहाँ पे K क्या है आपका, अगर हम इसको लिखें तो K क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये आपका फुल फॉर्मूला हो गया कूलम्स लॉ का। ये फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको इसकी यूनिट निकालने इसको यही छोड़ दीजिए, r स्क्वायर इधर चला जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये क्या होता है न्यूटन, r है यहाँ पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलम स्क्वायर। इस तरह से आ गई आपकी यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कूलम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि हमारे इस यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उनकी रेडियस से थोड़ी ज्यादा है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। कूलम लॉ की लिमिटेशन है कि ये लॉ हमेशा किस में लगता है, पॉइंट चार्जेस पे लगता है। तो जो ये चार्जेस हैं वो इतने छोटे होने चाहिए कि उनके बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर ये दो पॉइंट चार्जेस होंगे, एक चार्ज आपका Q1 है और एक चार्ज आपका Q2 है, दोनों कुछ डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में एक तरह का फोर्स लगता है। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, तो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा और इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दैट मीन्स F21। और Q1 पे जो फोर्स Q2 लगाएगा उसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो इस तरह से जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं हमारे F21 और F12, ये फोर्सेस क्या होंगे हमारे, ये दोनों फोर्सेस क्योंकि सेम चार्जेस पे लग रहे हैं, डिस्टेंस भी सेम है, तो इन फोर्सेस का इक्वल क्या होगा, F12 F21 के बराबर होगा। आप इसको देख सकते हो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी। इसी वजह से आपके एग्जाम में ये कूलम्स लॉ तो आता ही आता है, जिसकी डेफिनेशन डायरेक्टली आपकी बुक की मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ। ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी होने चाहिए मतलब एक ही जगह पर रखे हुए, और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट each other with a force which is directly proportional to their product of charges and inversely proportional to the square of their distance। ओके, तो इस तरह से, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक लाइन इंक्लूड की गई है आपकी बुक में कि दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। दैट मीन्स कि जो फोर्स होगा ये ऐसी हवा में कहीं भी नहीं लगेगा, ये चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो लाइन जॉइनिंग द चार्जेस पे ये फोर्स लगता है। तो ये था आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में आपने देखा कि आपकी ये है, और यहाँ पर आपको एक चीज और पता चलेगी कि कूलम्स लॉ जो है वो आपका केवल ये मैग्नीट्यूड है 1/4
एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। अब यहाँ बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमीबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी परमीबिलिटी। परमीबिलिटी का मतलब क्या होता है आपका कि ये बताता है कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, यानी इसकी वजह से फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो आप खुद ही बताइए कि परमीबिलिटी यानी एप्सिलॉन नॉट परमेबल है कि नहीं, फोर्सेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा इनके बीच में। तो अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर है, दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यही दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है, कोई भी डायइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, तो जो उसका डायइलेक्ट्रिक मीडियम का एप्सिलॉन होता है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब आप क्या समझ रहे हो, देखिए ये जो इनके बीच में अगर फॉर एग्जाम्पल कि मीडियम क्या हो गया है वाटर, यानी ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं, वाटर में रखे हुए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं कि दोनों चार्जेस कहाँ रख दिए गए, वाटर में रख दिए गए। तो कोई भी डायइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिए जाए तो उस समय में इसकी क्या हो जाती है, हम लोग एप्सिलॉन आर निकालते हैं। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है आपका एप्सिलॉन इन मीडियम, जो भी आपका मीडियम है उसका एप्सिलॉन, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है, उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में ये क्या हो जाता है आपका एप्सिलॉन एम जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये एप्सिलॉन आर जो है आपका, इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबके लिए फिक्स होती है और हमें पता होती है। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है 1 होती है फॉर एयर, ठीक है, या आप कह दो वैक्यूम, ठीक। और फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 होती है फॉर वाटर, एंड एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू इंफिनिटी होती है फॉर मेटल। तो इस तरह से अगर हम बोले तो हम इस फॉर्मूले को कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये स्पेशली फॉर एयर है। अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते तो हम जनरल फॉर्मूला इसका कैसे लिख सकते थे, हम यहाँ बोल सकते थे कि F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन। अब सिर्फ एप्सिलॉन लिख देते हैं, एप्सिलॉन एम कोई भी मीडियम हो सकता है। तो अगर हम एप्सिलॉन एम लिखें यहाँ पर और लिखें Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन एम आपका किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करेगा। बिकॉज एप्सिलॉन आर जो होता है एयर के लिए वो 1 होता है, इसी वजह से एप्सिलॉन एम की जगह हम लोग रिप्लेस करके एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एप्सिलॉन एम जो है वो डिपेंड करेगा आपके एप्सिलॉन आर पर कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, वेयर जो आपका एप्सिलॉन एम है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर है। ठीक है, अभी एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, जो कि मोस्टली केसेस में हम लोग लिखते हैं। हम लोग करते हैं अपना न्यूमेरिकल, वो भी किसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आप बोल सकते हो कि ये टाइप कौन सा है, ये टाइप 2 है। पहला टाइप हमने न्यूमेरिकल देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे। अब हम लोग कौन सा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, टाइप 2 कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड। कूलम्ब लॉ पे डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन पर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो एक एक करके ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ टाइप से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर एक एक करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले टाइप देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला टाइप क्या होता है, आपको गिवन रहेगा, क्या क्या गिवन रहेगा, आपको Q1 दिया रहेगा, आपको Q2 दिया रहेगा, आपको R दिया रहेगा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए फोर्स क्या है, साथ ही साथ आपको बताएगा वो मीडियम भी आपको दिया रहेगा कि मीडियम क्या है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक का चार्ज जो है वो फॉर एग्जांपल 2 माइक्रोकूलम है, दूसरे का चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को बताइए। लेकिन कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए, ऐसा वो मेंशन करेगा। अगर वो बोलता है एयर में रखे हुए हैं तो वहां पर आपका एप्सिलॉन 1 हो जाता है, दैट मींस कि एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, और जनरल से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने बाय चांस आपको ये कह दिया कि ये सेम चीज दिया आपको, 2 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में वाटर में रखे हुए हैं, तो फोर्स बताइए। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा, तब डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाइएगा। एप्सिलॉन एम के लिए आप पहले क्या करिएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर दैट मींस 80, तो आप क्या करोगे 80 यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, या आप ऐसा कर सकते हो, पहले आप नॉर्मली निकाल लीजिए एयर के लिए जितना भी फोर्स है, फिर उसको आप 80 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो मैं इसका एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो एग्जांपल के पर्पज से हम यहाँ पर बोलते हैं फॉर एग्जांपल कि 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड
in water at distance 10 centimeter apart. The charges are 2 microcoulomb and 5 microcoulomb. Find the force between them. Find the force between them. अगर ये ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर एयर की जगह वाटर यूज किया है। तो जब एयर की जगह वाटर यूज किया है तो ऐसे में यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे गिवन चार्जेस लिखेंगे आप। Q1 दिया है आपको 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q2 आपको दिया है 5 माइक्रोकूलम और उसके बाद आपको यहाँ पर R कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड मीडियम आपके पास क्या है वाटर। इसका ध्यान रखिएगा बिकॉज वाटर के लिए आपका क्या होता है, वाटर के हिसाब से आपका एप्सिलॉन R चेंज हो जाता है जो कि होता है 80 और अगर 80 वाटर है ये आपको याद होना चाहिए। तो देयरफॉर आपका एप्सिलॉन M जो हो जाएगा वो होगा 80 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। और अब हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि फोर्स हमसे पूछा है तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज 1/4 पाई। यहाँ पर एप्सिलॉन M है जो कि हमें पता है 80 एप्सिलॉन नॉट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट और ये यहाँ पर 80 है। अब आप यहाँ पे 80 लगाओ, चाहे तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको जनरली इस तरह से लिख लो कि 1/80 और फिर आप इसके अंदर लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और इस तरह से आप फिनिश कर सकते हो। तो जब 1/80 आप लिखोगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने आपको बताई कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9 होती है। तो इसकी जगह हम रख देंगे 9 × 10 की पावर 9। Q1 और Q2 अब 2 माइक्रोकूलम है तो आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोकूलम में क्या होगा 10 की पावर -6 कूलम होता है। तो हमें SI यूनिट में चेंज करना है, दैट मींस 2 × 10 की पावर -6, 5 × 10 की पावर -6 और नीचे क्या हो जाएगा आपका R का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है जिसको हम मीटर में चेंज करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 10 to the power -2 प्लस 1 यानी -1 हो जाएगा। तो 10 to the power -1 मल्टीप्लाई 10 to the power -1 बिकॉज यहाँ पर R का स्क्वायर दिया है। तो इस तरह से ये आ गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ। ये है आपका F बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ही दिक्कत होती है, वैल्यू तो रख जाती है। तो आप देखिए सबसे पहले जितने भी आपको वैल्यूबल चीजें दिख रही है उनको आप अलग कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 9 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, आप इनको एक साथ कर लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका 5 × 10, 10 9 90। तो आप इसको लिख सकते हो ऊपर 90 ओनली, नीचे लिख सकते हो 80 ओनली। फिर उसके बाद आप 10 की पावर देख लीजिए तो 9 -6 -12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ ऐसे करो 9 - 6 हो गया 3 3 - 6 यहाँ पे 10 की पावर -3 ऊपर है और नीचे ये माइनस माइनस यानी -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये क्या होगा 0 से 0 कैंसिल कर दोगे। तो F = 9/8 मल्टीप्लाई 10 to the power -1, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू आई। अब आप 8 से 9 को डिवाइड कर लीजिए, 8 × 8 हो जाएगा। पॉइंट लगाओगे आप यहाँ पर, पॉइंट लगाने के बाद फिर से 1.1 हो जाएगा। तो 1.1 × 10 to the power -1 है। अब इस 10 to the power -1 का मतलब क्या है कि 10 नीचे है। अगर आप 10 को नीचे रखते हो तो ये 0.11 कुछ आपका न्यूटन आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया। तो ये एक टाइप था जिसमें हमने ये ध्यान दिया कि हमने क्या किया है, आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, यहाँ मीडियम को वाटर लिया था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख लीजिए। ये है हमारा टाइप 2 कूलम्स लॉ पे डायरेक्ट पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होता है, चेंजेस कुछ इस तरह से होता है कि Q1 Q2 दिया रहेगा और आपको F दिया रहेगा, R पूछेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें दूसरे टाइप से न्यूमेरिकल तो सब कुछ सेम रहेगा, बट आपको क्या कर देगा, आपको यहाँ पर R की जगह R आपको जो है गिवन नहीं रहेगा और उसकी जगह F गिवन रहेगा और R पूछेगा। तो आपका दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हो जाता है। बहुत ही सिंपली बस आपको इंटरचेंज करना होगा वैल्यूज को। तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल सेकंड टाइप आता है। तो उसमें क्या होता है, Q1 Q2 तो आपको दिया रहेगा, अब की बार आपको F दिया रहेगा और R आपसे पूछेगा।
मीडियम का अभी भी आप ध्यान रखिएगा कि मीडियम एयर है या वाटर है, और आप सिंपली सारी चीजें सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सारी चीजें इसी फॉर्मूले में रखनी है। आपको बस इस बार एफ दिया हुआ है 1/4πε0 रहेगा, एप्सिलॉन एम, उसी अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। Q1 Q2 है और आर पूछ रहा होगा तो अब आर तो निकाल लोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। अब बारी आती है थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, वो कैसे होंगे। तो थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछता है, यानी इस टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या है। थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है रिलेशनशिप पे, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, कूलम ने ये बताया था हमें कि F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। तो अगर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के होता है, दैट मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट के होता है। ऐसे ही हम इसको और क्या बोल सकते हैं, F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर देखा कि F क्या होता है, मीडियम की परमेबिलिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये तीन चीजें देख रहे हो, इन तीन से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इन पे भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, Q1 और Q2 में से कोई भी चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पता है कि फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स घटेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप बात करो एप्सिलॉन आर, तो इनके बीच का अगर आप मीडियम बढ़ा दोगे, 1 है वाटर एयर के लिए, 80 है वाटर के लिए, इंफिनिटी हो गया मेटल के लिए। अगर आप दो चार्जेस के बीच में आपने क्या रख दिया, मेटल रख दिया, तो उनके बीच का फोर्स 0 हो जाएगा, बिकॉज 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एप्सिलॉन आर बढ़ाते जाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इनसे देखिए क्वेश्चन क्या आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, वन वर्ड में पूछा जाता है, असर्शन में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि अगर हम कोई जो दोनों चार्जेस हैं उन चार्जेस की वैल्यू को डबल कर दे तो बताइए फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप खुद ही देखो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप इसको डबल कर देते हो, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उनके प्रोडक्ट को डबल करेंगे आप, या दोनों चार्जेस को डबल कर दे रहे हैं। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं और हम बोलते हैं कि इफ द चार्जेस या ईच चार्ज बिकम डबल, तो अगर ईच चार्ज को डबल कर देंगे तो बताइए कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स। तो क्या कर सकते हैं हम, आप खुद ही देखिए यहाँ पे जो F है, अब आप यहाँ पर Q1 और Q2 है, तो अगर मैं इसको ये कह रही हूँ यहाँ पर डबल कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका डबल होने का मतलब है 2Q1 मल्टीप्लाई 2Q2, दैट मीन्स 4Q1 Q2। तो आप कह सकते हो कि न्यू फोर्स बिकम 4 टाइम्स द ओल्ड फोर्स। कह सकते हो कि नहीं आप इसको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी चार्ज को डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, आप उसको यहाँ पर रख के उस हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा जो कि डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन आता है आपका चार्जेस के ऊपर। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्या पूछा जाता है, आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जहां पर हमसे आर के लिए पूछता है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अब आप खुद ही बताइए, इनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। जब भी कभी ऐसा हो कोई दो चीजों के बीच में रिलेशन पूछे, यानी आपको कहे कि आर को डबल कर रहे हैं और एफ क्या होगा, तो पहले उनके फॉर्मूले को निकाल लीजिए। जैसे कि एफ और आर को मैंने अलग से निकाल लिया, Q1 Q2 सब कुछ कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर कांस्टेंट है, तो ऐसे में इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं F1/F2 = ये R² नीचे है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा R2/R1। क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिए R नीचे है और F ऊपर है, तो F को सीधा सीधा लिखा F1/F2, लेकिन क्योंकि R नीचे था तो R को पलट दिया R2/R1 और इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है जिससे हम कोई भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया होता, क्या क्वेश्चन दिया होता, इफ डिस्टेंस डबल कर दी जाए, डिस्टेंस को डबल कर दी जाए तो व्हाट इफेक्ट ऑन फोर्स, न्यू फोर्स क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि गिवन है आपके पास F1 = F, F2 आपको नहीं पता, पुराना वाला जो R1 था वो आपका R है और नया वाला R2 आपका 2R हो जा रहा है। बताइए कि F2 क्या होगा, यही तो बोल रहा है ना। देखिए डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो पुराने वाले को R मान लेते हैं, नए वाले को 2R मान लेते हैं। बस अब क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो ये है हमारा F1 जो कि F हो जाएगा, नीचे F2 हमें नहीं पता तो उसको मैं F2 मान लेती हूँ।
R2 हमारे पास क्या है 2R है, यहाँ पर R है, इनका स्क्वायर किया, R से R कैंसिल, तो ये हो जाएगा F अपॉन में F2 इज इक्वल्स टू 4। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4। अब आप यहाँ से क्या कर लो, ये F2 को इधर भेज दो और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो F1 आपका F था, F2 आपको नहीं पता था, R2 की जगह आपने 2R रखा, R1 की जगह आपने R रखा, इसको कैंसिल किया, दिस हो गया आपका 4, तो ये F2 हो जाएगा आपका F/4। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं, तो फोर्स कम हो जा रहा है, लेकिन कितना कम हो जा रहा है ये हमें मैटर करता है। तो हम क्या बोलेंगे, 1/4 टाइम रिड्यूस हो जा रहा है फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, ये दोनों चार्जेस यहाँ रखे थे, अब यहाँ पहुंच गए, डबल हो गए, तो उनके बीच का फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वो भी कितना रिड्यूस हुआ, 1/4 टाइम। तो आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये 1/4 कहाँ से आया है। तो ये कुछ इस तरह से आया है। अगर आपने एक बार ये फॉर्मूला बना लिया, और ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है बनाना, तो आप आराम से इसको कर लोगे। तो देखो इस तरह से हमने क्या बोला कि 1/4 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट, ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया, सेम ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो इसके बेसिस पर, इनके बीच का जो डायरेक्टेड मीडियम है, जो एप्सिलॉन r है, इसके बेसिस पर, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारा F प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन r है, ये आपकी बुक में, आपकी आईएससी की बुक में इसको कैपिटल K से डिनोट किया गया है। इस K से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1/4πε0 वाला K नहीं है। ये K को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसको रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। आप बस ध्यान रखिए इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इस तरह से इसका रिलेशन मैंने कहा ना, यहाँ पर एप्सिलॉन r को हम K मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर इसके फॉर्मूले को बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F1/F2 डायरेक्ट, और इज इक्वल्स टू, क्योंकि इनवर्सली है तो ये K2/K1 हो जाएगा। इस तरह से ये बनके तैयार हो गया आपके पास। अब ये K2/K1 डायरेक्ट्रिक है, तो हम अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पुट अप करें, तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से आता है कि टू चार्जेस, जो दो चार्जेस हैं, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड, टू चार्जेस आर प्लेस्ड, किस पे रखा गया है, तो प्लेस्ड इन अ मीडियम जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, हैविंग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K1 है, एंड अगेन दीज चार्जेस, या आप ऐसे बोल दो कि जब ये K1 है, इफ देन फोर्स क्या है, फोर्स इज F, ठीक है। नाउ these charges are placed in medium of dielectric constant। अब इसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या चेंज कर दें, इसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को कर देते हैं K2। तो देन न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछता है। तो न्यू फोर्स विल बी, आप समझ रहे हो, दैट मींस क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब ये दोनों चार्जेस जो थे, यानी अगर हम बोले कि ये Q1 है और ये आपका Q2 है, तो इनके बीच में जब K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तो उस समय फोर्स कितना था, F था। अब K2 हो जा रहा है, यानी फॉर एग्जांपल पहले एयर में था और वाटर में रखा जा रहा है, तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स क्या हो जाता है आपका, K टाइम डिक्रीज कर जाता है। ये आपको यहाँ से दिख रहा है, बाकी हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और फोर्स F है, तो नाउ देयर इज, हमारा अगर इसको चेंज कर देते हैं तो हम इसके फॉर्मूले में बस यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो हमें पता है कि F1 कितना है, F1 यहाँ पर आपको F दिया है, K1 आपको K1 ही दिया है, K2 आपको K2 ही दिया हुआ है, और F2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले में रखते हैं, तो F अपॉन में F2 ही रहेगा, K1 की जगह आपका K1 ही रहेगा, K2 की जगह आपका K2 ही रहेगा। तो ऐसे में आप देखिए F2 आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, F2 हो जाएगा आपका K1/K2 टाइम्स ऑफ F, दैट मीन्स K1/K2 टाइम्स F हो जाएगा। तो ये था आपका ये जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट कूलम्स लॉ पे आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक बार आपका Q1 Q2 दिया रहेगा, F दिया रहेगा, R निकालना है, या R दिया रहेगा, F निकालना है, और उसके बाद कुछ इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक को डबल कर देगा और दूसरा निकालना होगा। तो डबल करेगा, मैं डबल बार बार बोल रही हूँ, जरूरी डबल करेगा, कभी हो सकता
सकता है उसको आधा भी कर दे, 4 टाइम कर दे, 3 टाइम कर दे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर चीजों को देखना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे, ये न्यूमेरिकल्स थे। मैं आपको अभी आपकी आईएससी की बुक से कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिन्हें आपको करना होगा इन्हीं पर बेस्ड, और आप फिर देखोगे कि आपके न्यूमेरिकल्स कितने आसानी से लग रहे हैं। तो अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स देखे थे वो थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ पे। आज हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा भी और बहुत सारी जानकारियां ली, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तब तक के लिए मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप न्यूमेरिकल्स लगा के रखेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे सेंड करिएगा, मैं आपको इसका डाउट क्लियर करूंगी और आपके लिए जो भी बेटर होगा वो करने की कोशिश करूंगी। तो इसीलिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। बिकॉज मैंने आपसे कहा ना कि मैं आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके। मैं फिजिक्स वाली दीदी फ्रॉम अपनी पाठशाला। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।